नाम है प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे कहते हैं पीजीबीपी। नाम क्या है? पीजीबीपी। तो यहाँ दो वर्ड है, प्रॉफिट एंड गेन। तो क्या हम यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट या सिर्फ गेन की बात करेंगे? नहीं, प्रॉफिट इंक्लूड्स नेगेटिव इनकम या गेन इंक्लूड्स नेगेटिव गेन। ठीक है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने देखा था कि लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता था, और लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है क्या? नेगेटिव इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, है ना। यदि आपका नेट प्रॉफिट आ रहा है उसका मतलब है कि आपकी इनकम आपके एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, और वही एक्सपेंडिचर यदि इनकम से ज्यादा है तो वो लॉस आ जाता है। तो लॉस को आप दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? नेगेटिव इनकम कह सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर हम पीजीबीपी में इनकम की बात भी करेंगे और लॉस की बात भी करेंगे, दोनों की बात करेंगे। ठीक है, अब फिर हमने क्या देखा था? फिर हमने देखा था कि यहाँ पर दो और शब्द आ रहे हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस का मतलब क्या? बिजनेस का मतलब है कि भाई आप कोई ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी कुछ परफॉर्म कर रहे हो, बिजनेस ट्रांजैक्शंस आप परफॉर्म कर रहे हो। क्या इसका कंटिन्यू होना जरूरी है? ना, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप साल भर सामान खरीदते रहो, बेचते रहो, साल भर आप सामान मैन्युफैक्चर करते रहो, सर्विसेज कंटिन्यू देते रहो, कोई जरूरी नहीं। यदि आपने ट्रेडिंग पर्पज से पूरे साल भर में सिर्फ एक ट्रांजैक्शन भी किया है तो वो सिंगल ट्रांजैक्शन आपका पीजीबीपी के हेड में आएगा। ठीक है, दूसरी बात, प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन का मतलब है कि आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है, पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन है आपके पास, या आपके पास कोई टेक्निकल स्किल है, कोई नॉलेज है, इन सब का प्रयोग करके आप किसी को कोई सर्विसेज दे रहे हो, है ना, और उस सर्विसेज के बदले आपको क्या मिल रहा है? कंपनसेशन मिल रहा है, तो वो प्रोफेशनल इनकम के अंडर में आएगी। ठीक है, एग्जाम्पल, डॉक्टर, उसके पास डिग्री होती है, स्किल होता है, लॉयर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, यदि आप प्रोफेशनल नहीं हैं, ठीक है, प्रोफेशनल भी नहीं है लेकिन आप एक तरह के पर्टिकुलर मैकेनिक है मान लीजिए, है ना, आपके पास कोई डिग्री वगैरह नहीं है लेकिन आप किसी पर्टिकुलर टाइप के मशीन को आप रिपेयर कर सकते हो, उसे बना सकते हो, तो वो आपका प्रोफेशन। ठीक है, टेक्निकल स्किल, नॉलेज कुछ होना चाहिए जिसके बेसिस पर आप सर्विसेज प्रोवाइड करके कंपनसेशन ले रहे हो, तो वो प्रोफेशन के अंदर में आ जाए। तो यहाँ हम बिजनेस और प्रोफेशन दोनों की बात करेंगे। ठीक, फिर हमने देखा चार्जिंग सेक्शन, सेक्शन 28। चार्जिंग सेक्शन हमको क्या बता रहा है कि ये इनकम होंगी तो वो पीजीबीपी के अंडर में आएगी। तो उसने क्या बताया कि यदि आप बिजनेस या प्रोफेशन की कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो वो पीजीबीपी के हेड में आएगी। तो आप बिजनेस और प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो पीजीबीपी में लेकर के आ जाइए। लेकिन इसके अलावा भी हमको बहुत सी ऐसे ट्रांजैक्शन बताए गए जो हमने कल पढ़ा कि वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन यदि आप परफॉर्म करते हैं, है ना, तो वो इनकम, वहां से जनरेट हुई इनकम या लॉस जो भी है वो प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगा। उसका असेसमेंट पीजीबीपी हेड के अंडर में किया जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या थे? रेवेन्यू फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, सबसे पहली चीज ये हमने देखा था। फिर एनी कंपनसेशन ड्यू टू और रिसीव्ड बाय, ठीक है, कंपनसेशन रिसीव हो रहा था यदि आप इंडियन कंपनी के को मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, इंडियन कंपनी के अलावा किसी कंपनी को, अदर कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, और आपके टर्मिनेशन या जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपके और कंपनी के बीच में उसमें कोई मॉडिफिकेशन होता है, उस दौरान आपको जो कंपनसेशन मिलता है वो पीजीबीपी हेड के अंदर में आएगा। ठीक है, गवर्नमेंट की एजेंसी वाला हमने पढ़ा था कि वहां पर पीजीबीपी हेड के अंदर में आएगा। ठीक है, और फिर हमने देखा था एनी पर्सन फॉर और इन कनेक्शन विथ वेस्टिंग इन गवर्नमेंट और एनी अदर कॉर्पोरेशन ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और बिजनेस। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मान लीजिए आपकी एक अच्छी खासी कंपनी है,
ठीक है। उस कंपनी में आपका एक मैनेजर है मिस्टर ए, ठीक है। उस कंपनी, आपकी कंपनी में एक मैनेजर है मिस्टर ए, जो कि बहुत अच्छा एक्सीलेंट वर्कर है, ठीक है। तो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को पता चला कि ये बंदा बहुत अच्छा है ना, तो उस गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या किसी दूसरी कंपनी ने क्या किया, आपको कांटेक्ट किया कि भैया हमको ये वाला आपका जो एम्प्लॉय है हमें दे दो, ठीक है। तो आपने क्या किया, मैं आसानी से नहीं दूंगा, ऐसे कैसे दे दूंगा कि मेरा स्टाफ परफॉर्मर है, मैं इसको आसानी से जाने नहीं दे सकता। हाँ, लेकिन यदि आप 1 करोड़ रुपए देते हो तो मैं ये बंदा आपको दे दूंगा। तो गवर्नमेंट से आपको 1 करोड़ मिला, किस चीज के लिए, आपके एक एम्प्लॉय के बदले, ठीक है। तो इस तरह का कोई कंपनसेशन आपको मिलता है तो वो पीजीबीपी हेड के अंदर में आएगा, ठीक। फिर हमने देखा था रिसिप्ट इन कनेक्शन विथ फॉरेन ट्रेड। आज इसे एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, रिसिप्ट इन कनेक्शन विथ फॉरेन ट्रेड क्या है। Profit on sale of a license granted under Import Control Order 1955। Granted under Import Control। ये क्या है, मान लीजिए आप एक मैन्युफैक्चरर है, XYZ लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। ये एक्सपोर्ट करता है चीजें अमेरिकन कंपनी, ठीक है। ये मैन्युफैक्चर करता है और कोई प्रोडक्ट अमेरिकन कंपनी को क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। तो अमेरिकन कंपनी को ये चीज 100 रुपए पर पड़ती है, एक गुड्स 100 रुपए पर पड़ता है, ठीक है। मार्केट में और भी मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है। जैसे कोई चाइनीज कंपनी, ठीक, वो यही प्रोडक्ट आपको 80 रुपए में देती है। एक जापानीज कंपनी, जापान की कोई कंपनी है, ये आपको 70 रुपए में देती है। तो बताइए ये अमेरिकन कंपनी आपसे खरीदेगा या चाइना या जापान से खरीदेगा? जापान से खरीदेगा, 70 रुपए में दे रहा है जापान से। आपसे क्यों खरीदेगा? खरीदेगा क्या आपसे? नहीं खरीदेगा। आप उसको 100 रुपए में दे रहे हो, चाइना वाला उसको 80 रुपए में दे रहा है, जापान वाला उसको 70 रुपए में दे रहा है। आप क्या कर रहे हो? एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक। अब देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि जैसे आप ये मैन्युफैक्चर कर रहे हो यहाँ खुद से, है ना, आप इंपोर्ट कर लो इस मैन्युफैक्चर में लगने वाला रॉ मटेरियल, ठीक है। चाइना आपको इसमें लगने वाला रॉ मटेरियल 50 रुपए में बेचता है, ठीक है। चाइना क्या करता है, ये जो रॉ मटेरियल है ये आपको 50 रुपए में बेचता है, तो आप ये क्या करो, इंपोर्ट करो।
तो आप लोग बोलोगे सर स्वदेशी वाला क्या हो गया, चाइना को बैन करना है ऐसा वैसा। देखो चाइना ने क्या किया, हमारा मार्केट बिगाड़ा। हम ये जो चीज़ 100 रुपए में बेच रहे हैं, चाइना वाला क्या कर रहा है 80 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, हमारा मार्केट खराब किया चाइना वाले ने। तो इंडियन गवर्नमेंट भी चाइना का मार्केट खराब करना चाह रही है। कैसे? देखो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला, आप इंपोर्ट कर लो चाइना से वो रॉ मटेरियल जिससे आप ये प्रोडक्ट 100 रुपए में मैन्युफैक्चर करते हो। आपको यहाँ मैन्युफैक्चर इंडिया में ये रॉ मटेरियल महंगा मिलता है, आप इंपोर्ट कर लो। 50 रुपए में आपने इंपोर्ट कर लिया, मैन्युफैक्चर कर दो और उसके बाद अमेरिका को बेचो ना 65 रुपए में। 65 रुपए में बेचो आप। तो अब अमेरिकन कंपनी ना तो चाइनीज के पास जाएगा ना तो जापान के पास जाएगा, क्योंकि आपका माल सस्ता हो गया। आपने क्या किया, इंपोर्ट किया। ठीक है, तो ये जो इंपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने आपको क्या किया, लाइसेंस दिया। ठीक है, कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इस एक्सपोर्ट करने वाले प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो आप इंपोर्ट कर सकते हो। तो ये इंपोर्ट का लाइसेंस आपको मिला। ठीक है, तो इस लाइसेंस को आप खुद भी बना सकते हो। मान लीजिए आपको लाइसेंस मिला 10,000 प्रोडक्ट बनाने का, 10,000 यूनिट मंगाने का आपको लाइसेंस मिला, है ना। आपको जरूरत नहीं थी 10,000 यूनिट की, आपने क्या किया 6,000 यूनिट की मंगवाया और उसके बाद अपने एक फ्रेंड को आपने क्या किया, ये लाइसेंस बेच दिया। ठीक है, आपके पास कितना यूनिट मंगवाने का बचा हुआ है लाइसेंस, 4,000 यूनिट मंगवाने का लाइसेंस बचा है। तो आपने ये 4,000 यूनिट बेचने का जो लाइसेंस था, इस लाइसेंस को आपने किसी मित्र को बेच दिया आपने। ठीक है, तो ये लाइसेंस को, इंपोर्ट लाइसेंस को, आप क्या हो, एक्सपोर्टर हो, लेकिन आपको मिला क्या है, इंपोर्ट लाइसेंस। ठीक है, आपको इंपोर्ट लाइसेंस मिला है। कौन सा इंपोर्ट लाइसेंस, रॉ मटेरियल खरीदने का। इस इंपोर्ट लाइसेंस को आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो जो प्रॉफिट होगा, है ना, इस 4,000 यूनिट के लाइसेंस को सेल करने से जो भी प्रॉफिट होगा वो आपका पीजीबीपी इनकम में आएगा। किसमें आएगा, पीजीबीपी। देखिए भाई, असल में इसे आना चाहिए था कहां पर, कैपिटल गेन में। क्यों कैपिटल गेन में, क्योंकि लाइसेंस आपका क्या है भाई, कैपिटल असेट है। लाइसेंस क्या है आपका, कैपिटल असेट है। और कैपिटल गेन ये कहता है कि यदि कैपिटल असेट को बेचने से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो कैपिटल गेन में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पीजीबीपी के सेक्शन 28 में बता दिया गया कि ये जो लाइसेंस है ना इंपोर्ट वाला, इसको बेचोगे तो कैपिटल गेन में मत जाना, कहाँ चले जाना, पीजीबीपी में चले जाना। सेक्शन 28 बोल दिया तो आपको पीजीबीपी में लेकर के आना पड़ेगा। एक्चुअल में ये कैपिटल गेन का आइटम है, क्योंकि ये कैपिटल असेट है। आप असेट को बेच करके प्रॉफिट कमा रहे हो, तो ये आपका धंधा नहीं है। आपका धंधा क्या है, आपका धंधा है मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करना। लाइसेंस बेचना आपका धंधा है क्या, नहीं। लाइसेंस बेचना अगर आपका धंधा होता तो वो पीजीबीपी में आता, आपका बिजनेस होता। लाइसेंस बेचना आपका बिजनेस नहीं है, लेकिन ये आएगा क्यों, क्योंकि सेक्शन 28 में ये कहा गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कैश असिस्टेंस रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एनी पर्सन अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स अंडर एनी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए इंडियन गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करती है, जितना ज़्यादा हो सके हम चीज़ों को बाहर एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारे पास फॉरेन रिजर्व ज़्यादा आएगा। फॉरेन रिजर्व ज़्यादा आएगा तो हम जो आयात करते हैं उसके लिए हमारे पास खुद का पैसा रहे, हमको दूसरे जगह हाथ फैलाने की ज़रूरत न पड़े, हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो, इसीलिए एक्सपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को कैश असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब देखिए सीधी सी बात है, मान लीजिए आप एक्सपोर्टर हैं, है ना, आपका माल महंगा बन रहा है और महंगा में बिकेगा, तो कोई आपसे खरीदेगा क्या सामान,
नहीं खरीदेगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, आप प्राइस कम कर दो अपनी, हम आपको कैश असिस्टेंस देंगे, है ना। आप अपनी प्राइस कम कर दो, आपका माल यदि 100 रुपए में बिक रहा है, आप 80 रुपए में बेचो, बाकी जो 20 रुपए है ना वो मैं दूंगा आपको। इंडियन गवर्नमेंट ऐसा बोलती है। तो ये जो कैश असिस्टेंस आपको मिल रहा है, ये कैश असिस्टेंस आपका आएगा पीजीबीपी हेड के अंदर। आई बात समझ में? आगे, repayment of any custom or excise duty to any person against exports, ठीक, कस्टम ड्यूटी या एक्साइज ड्यूटी आप यदि एक्सपोर्ट के केस में लगा है ना, और उसका रिपेमेंट कर रहे हैं तो वो पीजीबीपी के अंदर में आएगा। एनी प्रॉफिट ऑन द ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक स्कीम बीइंग ड्यूटी रेमिशन स्कीम अंडर द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी। देखिए जब कस्टम्स पढ़ते हैं उस समय हमको ये चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। यहाँ पर अभी सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में ड्यूटी लगती है, अच्छी खासी ड्यूटी लगती है। यदि आप सामान आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों से खरीदते हैं, तो गवर्नमेंट उस पर ड्यूटी ज्यादा लगाती है। क्यों लगाती है? ताकि वो सामान महंगा हो जाए और आप ये चाहें कि आप बाहर से ना मंगवाएं, आप यहाँ के इंडियन मैन्युफैक्चरर के सामान को ही खरीदें ताकि इंडिया की इकोनॉमी अच्छी हो। लेकिन एक्सपोर्ट के केस में क्या होता है, आपके सामान को सस्ता किया जाता है, आपके सामान को महंगा नहीं किया जाता। जो ड्यूटी वगैरह लगानी होती है वो लगा करके आपको वापस कर दी जाती है। कैसे? गवर्नमेंट बोलती है कि यदि आप 1000 यूनिट बेचोगे, एक्सपोर्ट करोगे, तो आप क्या करो, उस 1000 यूनिट के ऊपर जितना भी ड्यूटी बनता है उतना मेरे को अभी पे कर दो। जैसे ही आप मेरे को ये सबूत दिखाओगे कि मैंने इतने का एक्सपोर्ट कर दिया, मैं आपको वो ड्यूटी वापस कर दूँ। तो ये सिर्फ लेना देना होता है, ठीक है। तो इस लेने देने के लिए एक्चुअल लेना देना नहीं करती गवर्नमेंट, वो क्या करती है, आपको एक पासबुक दे देती है। वो आपको क्या देती है, एक पासबुक दे देती है, ठीक है। ये पासबुक ऐसा होता है, ठीक है। इस पासबुक में वो क्या करती है, ड्यूटी आपके खाते में क्रेडिट कर देती है ना, कि आप मान लीजिए 5 लाख रुपए की आपकी ड्यूटी आप खर्च कर सकते हो, है ना। 5 लाख रुपए का ड्यूटी रहेगा, है ना, आपके नाम से, कि यदि आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको 5 लाख रुपए का ड्यूटी पे करना है। अब मान लीजिए आपने एक्सपोर्ट किया और इसमें जो ड्यूटी लगी वो सिर्फ 2 लाख रुपए की ड्यूटी ही लगी, ठीक है। तो बाकी ड्यूटी कितना बच गया, 3 लाख रुपए की ड्यूटी अभी बैलेंस पड़ी हुई है आपके पास। 3 लाख रुपए की ड्यूटी आपके पास अभी भी बैलेंस पड़ी हुई है। तो आपने क्या किया, ये जो पासबुक है इसे ट्रांसफर कर दिया। आपका कोई और एक्सपोर्टर दोस्त था, उसको आपने ये पासबुक ट्रांसफर कर दिया कि भाई मेरा तो इस साल का हो गया है ना, मैं सिर्फ 2 लाख का ही एक्सपोर्ट किया हूँ, उससे ज्यादा का मैं अभी एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। तो आपने क्या किया, ये पासबुक अपने किसी दोस्त को बेच दिया। तो ये जो ट्रांसफर करने से जो भी प्रॉफिट या गेन आएगा वो आप कहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, पीजीबीपी में ट्रांसफर करेंगे। ये पासबुक भी आपके लिए क्या है, एक तरह का असेट है, ठीक है। तो ये भी कैपिटल गेन में जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि सेक्शन 28 में ये बताया गया है कि आपको यहाँ पीजीबीपी में ही लेना है, तो इसे आप पीजीबीपी में ही लेंगे, ठीक है जी। अगला पॉइंट था एनी प्रॉफिट ऑन द ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट सर्टिफिकेट बीइंग ड्यूटी रेमिशन स्कीम अंडर द एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के अंदर आपको ड्यूटी फ्री रिप्लेनिशमेंट जो होती है सर्टिफिकेट, उसके ट्रांसफर पर भी वो भी ऐसे ही पासबुक जैसा ही होता है ना। उसको भी यदि आप सेल करते हैं तो वो भी कैपिटल गेन में जाना चाहिए, मगर नहीं जाएगा क्योंकि सेक्शन 28 बोलता है उसे आप कहाँ लेंगे, पीजीबीपी में लेंगे। आ गई बात समझ में? वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट। अब देखिए ये क्या चीज है, सैलरी चैप्टर में हमने परक्विजिट पढ़ा था, तो वहां पर परक्विजिट का मतलब हमने क्या पढ़ा था, जनरली डेफिनेशन में हमने देखा था कि वो
कैश और नॉन कैश ऐसा कोई भी आइटम जो कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है सर्विसेज प्रोवाइड करने के बदले में, ठीक है, तो वो परक्यूसिट होता है। सुविधाएं, जनरली हमने जितनी भी सुविधाएं देखी वो नॉन कैश होती है, ठीक है जी। तो यदि आप एम्प्लॉय नहीं हैं, आप किसी पर्सन के एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन आपने अपना प्रोफेशन या आपने कोई ऐसी सर्विस या आपने कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से आपको परक्यूसिट मिल रही है, तो वो परक्यूसिट आपके प्रोफेशन या बिजनेस की इनकम का हिस्सा कहलाएंगे। मान लीजिए आप किसी कंपनी में इंजीनियर हैं, ठीक, आप किसी कंपनी में इंजीनियर हैं, आप बहुत मेहनती हैं, आप बहुत बढ़िया काम करते हैं, आपकी कंपनी आपसे खुश होकर के आपको कहाँ भेज रही है? सिंगापुर में। छुट्टियां मनाने, ठीक है, आपको कहाँ भेज रही है? सिंगापुर भेज रही है छुट्टियां मनाने के लिए, ठीक है, और साथ में ये सब टिकट वगैरह का खर्चा, और आपको क्या दे दिया साथ में? पासेस वगैरह दे दिए, ठीक है, वाउचर्स वगैरह दे दिए, ठीक है, ताकि आप सामान अगर खरीद सकते हो। तो टोटल 8 लाख रुपए का ये क्या आ गया? खर्चा। आपकी जेब से कुछ गया क्या? नहीं गया, लेकिन खर्चा कितना हुआ? 8 लाख रुपए। जब आप सिंगापुर से लौट करके आए, जब आप सिंगापुर से लौट करके आए, घर के अंदर घुसे भी नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला ऐसे खड़ा है, ठीक है, किस लिए? टैक्स वसूल करने के लिए। आपको बोलेगा भैया आप अभी सिंगापुर घूम के आए हो, आप बोलोगे हाँ, कितना खर्चा हुआ? आप बोलोगे सर 8 लाख। तो इनकम टैक्स वाला बोलेगा उस 8 लाख के ऊपर जितना भी टैक्स है ना, मेरे को दो। तो आप तो बोलोगे कि ये 8 लाख रुपए आपकी जेब से तो गया नहीं, किसकी जेब से गया? उस कंपनी की जेब से, एबीसी लिमिटेड, जिस कंपनी में आपने अपनी इंजीनियरिंग की सर्विसेज प्रोवाइड की। आप यहाँ के एम्प्लॉय नहीं है, लेकिन आपने सर्विसेज प्रोवाइड की। मैं शायद पहले एम्प्लॉय बोल दिया था, एम्प्लॉय नहीं, ठीक, आपने सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड की, टेक्निकल सर्विसेज, और खुश होकर कंपनी ने आपको सिंगापुर भेजा, 8 लाख का खर्चा हुआ। तो ये आपके लिए क्या है? परक्यूसिट। ये आपके लिए परक्यूसिट है, और ये आपकी कैसी इनकम कहलाएगी? पीजीबी, प्रोफेशनल इनकम। ये आपकी कैसी इनकम कहलाएगी? प्रोफेशनल इनकम कहलाएगी, ठीक है। मान लीजिए आप इसको एक और एग्जांपल के रूप में ले लीजिए, आप क्या है? इंजीनियर भी नहीं, आप क्या है? होलसेलर। किसके होलसेलर हैं? टाटा स्टील, ठीक, आप टाटा स्टील के होलसेलर हैं, आप टाटा स्टील के स्टील को खरीदते हो और मार्केट में बिकवाते हो। आप बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे हो, है ना, टाटा स्टील के लिए। तो टाटा स्टील आपसे खुश होकर के आपको यदि सिंगापुर भेजती है, 8 लाख रुपए का खर्चा करवाती है, तो ये जो 8 लाख रुपए है आपके लिए जो परचेसिट कर लाएगा, ये आपकी किस इनकम में जाएगा? क्या ये आपके लिए सैलरी है? नहीं। क्या ये आपके लिए हाउस प्रॉपर्टी है? नहीं। क्या ये आपके लिए कैपिटल गेन है? नहीं। ये आपके लिए कैसी इनकम है? आपके बिजनेस की इनकम है, क्योंकि आपने बिजनेस अच्छा किया, इस वजह से टाटा स्टील ने, टाटा कंपनी ने आपको सिंगापुर भेजा। तो ये जो परक्यूसिट आएगी, ये आपकी पीजीटी हेड के अंदर में आएगी। आई बात समझ में? अब
आगे रिसिप्ट ऑफ अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म, ये हमने देखा था, हमने जब सैलरी चैप्टर पढ़ा था तब हमने देखा था कि पार्टनर को यदि आप सैलरी देते हैं, रेम्यूनरेशन देते हैं, बोनस देते हैं, कमीशन देते हैं, प्रॉफिट का कोई हिस्सा देते हैं, वो सैलरी में नहीं जाता, वो किस में जाएगा, पार्टनर की पीजीबीपी इनकम में जाएगा, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बेसिकली ये पार्टनर की बिजनेस इनकम है, क्योंकि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं होता है। तो क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता तो पार्टनर को सैलरी नाम से दो, रेम्यूनरेशन के नाम से दो, कमीशन दो, बोनस दो, नाम कुछ भी हो, वो सैलरी में न जाकर के कहां जाएगा, पीजीबीपी में जाएगा। आई बात समझ? सेक्शन 28। और इसके बाद फिर हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज यहाँ पर उसको डाउट भी हुआ था कि सर सिक्योरिटी खरीदना बेचना तो हमारे लिए असेट है, तो सिक्योरिटी को बेचेंगे तो इनकम होगी, तो वो तो पीजीबीपी में नहीं आना चाहिए। हाँ, सिक्योरिटी खरीदोगे बेचोगे वो आपके कैपिटल गेन में तभी जाएगी जब वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, और यदि आप इन्वेस्टमेंट कंपनी है, आपका काम ही है सिक्योरिटी को खरीदना और बेचना, कम दाम में खरीद के ज्यादा दाम में बेचना और जो बचा है वो प्रॉफिट कमाना, वो आपके लिए पीजीबीपी इनकम है। और इस सिक्योरिटी से यदि आपको कोई इंटरेस्ट भी अर्न होता है तो वो भी आपकी पीजीबीपी इनकम ही कहलाएगी, क्योंकि ये इन्वेंट्री से होने वाली इनकम है, ये इन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम नहीं। आई बात समझ? फिर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी हमने देखा था, सैलरी में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था हमने, यहाँ भी कल डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था कि यदि आप इन्वेंट्री को कन्वर्ट करते हैं अपने कैपिटल असेट में, तब जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो आपके पीजीबीपी इनकम में आ जाएगी। ठीक है जी। एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया, आप क्या है, बिल्डर, ठीक है, आप बिल्डर हैं, आपने ये 5 हाउस बनाए, बिल्डिंगें बनाई, ठीक है, और आपका बिजनेस क्या है, ये कंस्ट्रक्ट करके सेल कर देना, ठीक है, ये बिल्डिंग इस तरह से बनाना, कंस्ट्रक्ट करना और इसको सेल कर देना, यही आपका धंधा है। तो ये जो बिल्डिंग आपने बनाई है ये आपके लिए क्या है, क्या ये आपके लिए कैपिटल असेट है, या इसे कहूं मैं, क्या ये आपके लिए फिक्स्ड असेट है, या ये आपके लिए इन्वेंट्री है, क्या है बताइए, फिक्स्ड असेट है या इन्वेंट्री है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री है, ये आपके लिए इन्वेंट्री है, स्टॉक है, माल है, ठीक है। तो यदि आप इस इन्वेंट्री को कैपिटल असेट में कन्वर्ट करते हैं, कैपिटल असेट में कन्वर्ट करते हैं का मतलब क्या है, ये बिल्डिंग मान लीजिए आपने कहां पर बनाई, रायपुर में बनाई, और आप कहां के रहने वाले हैं, आप कोरबा के रहने वाले हैं, ठीक है। ये बिल्डिंगें आपने रायपुर में बनाई और इस बिल्डिंग में से ये वाली बिल्डिंग को आपने अपना रायपुर ऑफिस बना लिया, क्या बना लिया, रायपुर ऑफिस बना लिया, नहीं वो टिपिली, नहीं पासवर्ड डालो। हाँ, तो आपने क्या किया, रायपुर में ये जो 5 बिल्डिंगें बनाई थी उसमें से एक बिल्डिंग को आपने रायपुर ऑफिस बना लिया अपना खुद का, ठीक।
अब ये जो स्टॉक था आपके बिजनेस के लिए, अब ये आपका ऑफिस बन जाने की वजह से वो स्टॉक जो इन्वेंट्री था, अब क्या बन गया आपके लिए, फिक्स्ड एसेट बन गया। ऑफिस बिल्डिंग क्या होता है भाई, फिक्स्ड एसेट होता है। तो आपने अपनी इन्वेंट्री को फिक्स्ड एसेट या कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर दिया है। तो जिस दिन आपने ये कन्वर्ट किया होगा, मान लीजिए इसे आपने 31/8/2020 को कन्वर्ट कर लिया, इस बिल्डिंग को आपने ऑफिस बिल्डिंग में कन्वर्ट कर लिया, इन्वेंट्री को फिक्स्ड एसेट में कन्वर्ट कर लिया 31/8/2020 को। तो 31/8/2020 को जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी इस बिल्डिंग की, वो कहाँ जाएगी, पीजीबीपी की इनकम मान ली जाएगी। क्या मान ली जाएगी, पीजीबीपी की इनकम मान ली जाएगी, आपकी बिजनेस इनकम मान ली जाएगी। लॉजिक क्या है, सिंपल सा लॉजिक है। यदि इसे आप फिक्स्ड एसेट में कन्वर्ट नहीं करते, तो क्योंकि ये इन्वेंट्री है, इसे आप क्या करते भाई, इसे आप सेल कर देते, है ना। और किस रेट पर सेल करते, फेयर मार्केट वैल्यू पर। मान लीजिए 31/8 को आप कैपिटल एसेट में कन्वर्ट नहीं करते, तो 31/8 को बेच भी सकते थे, बेच सकते थे या नहीं बेच सकते थे, बेच सकते थे। मार्केट में जाते कितने रुपए में बिकता भाई, फेयर मार्केट वैल्यू में, मार्केट में जो रेट चल रहा है उस रेट पर बिकता। और क्योंकि सेल होता, तो आप अपना जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाते तो यहाँ सेल के रूप में दिखाते, और सेल के रूप में दिखाते तो आपका नेट प्रॉफिट क्या होता भाई, बढ़ जाता। नेट प्रॉफिट बढ़ता मतलब आपकी ठीक है जी। तो आपकी प्रॉफिट बढ़ती, प्रॉफिट बढ़ती का मतलब क्या है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस का प्रॉफिट आपका बढ़ता, आपको उस इनकम पर टैक्स पटाना पड़ता। वही चीज इनकम टैक्स भी बोल रहा है कि आपने बेचा नहीं, आपने खुद के लिए यूज कर लिया, तो आप उसे इनकम मान लो। ठीक है, ये बात है। फिर आगे हमने देखा था एनी सम वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल इन कैश और काइंड अंडर एन एग्रीमेंट फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू एनी बिजनेस और प्रोफेशन, या नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइज और एनी अदर बिजनेस कमर्शियल राइट ऑफ सिमिलर नेचर और इंफॉर्मेशन और टेक्निक लाइकली टू असिस्ट इन मैन्युफैक्चर प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। मतलब क्या है, आपको बिजनेस करने से रोका जा रहा है और उसके बदले आपको पैसा मिल रहा है। एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास कोई तकनीक है, मैं वैज्ञानिक हूं, मैंने क्या कर लिया, पानी से गाड़ी चलेगा, पानी से गाड़ी चलेगी, ये टेक्निक मैंने बना ली। अब मैं उसे बेचना चाह रहा हूं, ठीक है, या बेचना भी नहीं चाह रहा, लोगों को ज्ञान बांटना चाह रहा हूं, भैया ये लो तरीका, ये पानी से अपनी गाड़ी चलाओ, पेट्रोल से चलाने की जरूरत नहीं। अरब वाले जितने भी शेख हैं वो लोग आ जाएंगे, हुई तुम क्या करती, हमारा तेल नहीं बिकेगी, ऐसा बोलेंगे। क्या होगा, उन लोगों ने मुझे बहुत सारा पैसा दे दिया, ठीक, बहुत सारा पैसा दे दिया, बोला इतना पैसा रख और अपना मुंह बंद रख, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि पानी से गाड़ियां कैसे चलेगी। क्योंकि अगर पानी से गाड़ियां चलनी शुरू हो गई तो कोई पेट्रोल डीजल खरीदेगा नहीं, कोई पेट्रोल डीजल खरीदेगा नहीं तो उन लोगों का तेल कौन खरीदे, तेल कैसे बिकेगा। तो उसके बदले उन्होंने मुझे क्या दे दिया, बहुत सारा पैसा दे दिया, किस लिए, अपना मुंह बंद रखने के लिए, अपना नॉलेज शेयर न करने के लिए। सर ऐसा असली में हुआ है? हाँ ये देखिए, असली में हुआ है, बता रहा हूँ।
ठीक है, तो ये जिसको भी रिसीव होगा इस तरह का पैसा, वो कहाँ जाएगा? पीजीबीपी में जाएगा। कहाँ जाएगा? पीजीबीपी में जाएगा। मैं अपना ज्ञान, मैं अपना नॉलेज, मैं अपनी टेक्निकल स्किल किसी के साथ शेयर न करूं, इसके बदले मुझे पैसा मिलेगा, वो पीजीबीपी में जाएगा। ठीक, और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं डस्टर का मैन्युफैक्चरर हूं, मैं डस्टर का मैन्युफैक्चरर हूं, ठीक है, ये मैं डस्टर बनाया, ये चीज, ठीक है, ये बढ़िया वाला डस्टर मैं बनाता हूँ। ये कैसा वाला डस्टर है भैया? बस ऐसे रख दो, ये चिपक जाएगा और अपने आप पूरा ब्लैक बोर्ड साफ कर देगा। ठीक, ऐसे वाला डस्टर मैंने बनाया। अब लकड़ी वाला डस्टर, चुंबक वाला डस्टर जो कंपनियां बनाती थी, वो लोग डर गई। ठीक है, वो लोग डर गए। क्यों? क्योंकि मेरा वाला डस्टर बहुत अच्छा है, बस ऐसे चिपका दो, वो पूरा का पूरा ब्लैक बोर्ड साफ कर देगा। तो सब लोग मेरा डस्टर ही खरीदेंगे, उनका डस्टर कोई खरीदेगा क्या? कोई नहीं खरीदेगा। तो वो कंपनियां मेरे पास आई, ठीक है, वो कंपनियां मेरे पास आई, उन्होंने मुझसे कहा कि भैया आप डस्टर बनाना बंद कर दो, एक साथ इतना पैसा रख लो, इतना करोड़ रुपया आप रख लो और आप ये डस्टर मत बनाओ। मैं बोला ठीक है भाई, एक साथ इतना पैसा यदि मुझे आज मिल जाएगा तो मैं आगे जो मेहनत मुझे करनी थी, जो बिजनेस मैं करता, प्रोडक्शन करता, एडवर्टाइजमेंट करता, मार्केटिंग करता, सेल करता, उतना मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। मैं क्या किया? बिजनेस अपना बंद कर दिया। तो जो पैसा मुझे मिलेगा वो मेरी कौन सी इनकम होगी? पीजीबीपी इनकम। कौन सी इनकम होगी? पीजीबीपी इनकम कहलाएगी। ठीक है, कि आप अपना बिजनेस मत करो, इसके लिए आपको पैसा मिल रहा है। ठीक है, कंपटीशन कम करने के लिए ये किया जाता है, इस तरह के काम। ठीक है, तो जो भी इनकम आपको आएगी, जो भी पैसा आपको रिसीव होगा, वो कैसी इनकम कहलाएगी? बिजनेस इनकम कहलाएगी। सेक्शन 28। फिर एक था 35 एडी वाला। 35 एडी हम अलग से पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसको अभी छोड़ दीजिए। और इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन। ठीक है, स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन से हमको यही मतलब एक आइडिया लगता है कि स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन का मतलब है कि सट्टा वट्टा लगाना, लॉटरी खेलना, हॉर्स राइडिंग में पैसा लगाना, वो स्पेकुलेटिव नहीं, वो अलग चीज है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाता है। स्पेकुलेटिव इनकम में अभी आप ये मान के चलिए, ये समझ के रखिए कि ऐसे बिजनेस जहां पर आप डिलीवरी नहीं करते लेकिन आपकी इनकम हो जाती, जहां पर आप डिलीवरी नहीं करते, प्रोडक्ट की आप डिलीवरी नहीं करते लेकिन फिर भी आपको इनकम हो जाती, इस तरह का यदि आप कोई बिजनेस करते हैं या इस तरह से आपको कोई इनकम होती है बिना डिलीवरी के लिए, आपके पास पैसा आ गया, तो वो क्या कहलाएगा? पीजीबीपी इनकम कहलाएगा। ठीक, एग्जांपल मान लीजिए मैंने आपसे कांटेक्ट किया, ठीक है, कि ये बुक, मैंने आपसे कांटेक्ट किया, ये बुक मैं आपको कितने रुपए में दूंगा? 400 रुपए में दूंगा। कितने रुपए में दूंगा? 400 रुपए में बेचूंगा। ठीक है, इसके बदले मैं आपसे आज एडवांस में 100 रुपए ले लेता हूं। इसके बदले एडवांस में मैं आपसे कितना रुपए ले लेता हूं? 100 रुपए ले लेता हूं। ठीक है, अब 4 दिन बाद आप आए मेरे पास, बोले कि सर ये 300 रुपए रखो, बुक मेरे को दो। मैं बोला नहीं दूंगा, जा, तेरे को लेना है तो कितने रुपए में ले ले? 500 रुपए में ले ले, क्योंकि मार्केट में अब बुक की प्राइस क्या हो गई है? 700 रुपए हो गई। मार्केट में बुक की प्राइस कितनी हो गई है? 700 रुपए में हो, 700 रुपए हो गई है। मैं तो सिर्फ 100 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा हूँ, लेना है तो ले, नहीं तो जा।
आप बोले भाड़ में जाओ सर, मैं तो पढ़ना ही नहीं है, इनकम टैक्स में लूंगा ही नहीं बुक, मैं नोट से काम चला लूंगा, अपने दोस्त से ले लूंगा बुक, उसका फोटोकॉपी करा लूंगा, नहीं लेना है, एडवांस भी आप ही रख लो। एडवांस मेरे पास कितना आ गया, 100 रुपए आ गया। क्या मैंने बुक आपको बेची? नहीं बेची, मेरे पास से बुक गई ही नहीं, मैंने आपको डिलीवरी की ही नहीं, लेकिन मेरे को 100 रुपए की इनकम हो गई बिना डिलीवरी के। तो इस तरह की यदि कोई इनकम है तो वो स्पेकुलेटिव इनकम कहलाएगी और वो बिजनेस इनकम में जाएगी। पीजीवीपी हेड में उसे कैलकुलेट किया जाएगा, उसका असेसमेंट पीजीवीपी हेड में किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने सेक्शन 28 को पढ़ा। तो अब सेक्शन 28 में किसी को भी किसी तरह की कोई शंका, दुविधा, डाउट है क्या? देखिए भाई, ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बल्कि है, ठीक है, बल्कि है, हार्ड नहीं है, बल्कि है। बहुत सारे सेक्शन है इसमें, बहुत सारे प्रोविजन है और सब हमको पढ़ना है, तो थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा पेशेंस लगेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो साथ साथ में बढ़ते चलो, साथ साथ पढ़ते चलो। तो सेक्शन 28 आप एक बार खुद से, जो बुक है, फोटो मैंने शेयर किया है, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, उससे पढ़िए, कुछ डाउट होता है तो पूछिए। ठीक है, तो आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं, समय हो गया है। इसके बाद जो मेरी क्लास होगी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।